ऑन है ना? अनस तू देख लियो। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एकदम नया टॉपिक है आपके लिए, आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा क्योंकि आप सब अंडर ग्रेजुएट बच्चे हो और फाइनल ईयर में जाके आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने को मिलेगा। तो अगर पूरे सीएमए में सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उससे आसान आज तक ना कुछ था ना हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना बड़ा है, तो वो एक ऐसा भी लेवल है कि इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है और फाइनेंशियल मार्केट उसके हिसाब से चलती है। बट वो सारा हिस्सा हमारे सीएमए फाइनल में है। तो इंटर में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है और इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि जब अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम एक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं। आप ना खुद पे अप्लाई मत कर बैठना। खुद पे कर लोगे तो भी वो वैसा ही होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहता है जब हम उसे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ सबसे पहले वर्ड फाइनेंस का क्या मतलब होता है? फाइनेंस का मतलब क्या है? पैसा, पैसा, मनी। ठीक है, सो पैसा और पैसे को मैनेज करना। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपके पास 10 पैसे 20 पैसे और आप मैनेज करोगे तो क्या मजा आएगा जीवन में? तो यहाँ पैसे का मतलब हो गया ढेर सारा पैसा। याद रखना, अगर ढेर सारा पैसा नहीं है ना तो वो फाइनेंस है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मोमोज खाने हैं, आप मेरे पास आके कहोगे सर फाइनेंस कर दो मोमोज खाने, नहीं। आपको गाड़ी लेनी है तो आप आओगे सर फाइनेंस कर दो गाड़ी लेनी है, क्योंकि गाड़ी के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। तो याद रखना है, जहां फाइनेंस है वहां बल्क या अबंडेंट ऑफ मनी होता है। ठीक है, अब फाइनेंस को मैनेज करना, अब फाइनेंस को मैनेज कर कौन रहा है? कॉरपोरेट। कॉरपोरेट बोले तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अब सवाल ये कि किस तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करती है। तो अभी जो मैं पूरा एक चार्ट सा बनाऊंगा ये पूरा थ्योरी है और आपके सिलेबस के सारे चैप्टर यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कुछ कीवर्ड्स पे बातें करेंगे जो कि प्योरली थ्योरेटिकल है, फिर हम एक प्रैक्टिकल टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो बच्चों कॉर्पोरेट लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब करते हैं तो जो कॉर्पोरेट लेवल पे बैठी हुई है टीम टॉप में, उनको ना कुछ डिसीजंस लेने होते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। और 3 डिसीजंस होते हैं ये। तीन में से जो सबसे पहला डिसीजन होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरे को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन और तीसरे को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो एक एक डिसीजन में मैं डूब के आपको बताऊंगा और आप लोग मुझे बताते रहना, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज है नहीं। तो पहला क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजंस। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी आ रही है। नहीं आ रही ना? हाँ, एक गलत फैमिली हो जाती है कभी कभी। फाइनेंसिंग के बाद investing decisions and last one is dividend decisions. सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फाइनेंसिंग डिसीजन की। कोई भी कंपनी खुलती है तो कुछ ना कुछ काम करती है, और कंपनी जब भी काम करती है तो एक बहुत बड़े लेवल पे करती है, और बहुत बड़े लेवल पे काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा पैसे की। तो सबसे पहला क्वेश्चन कंपनी अपने आप से पूछती है, या कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो खुद से ये क्वेश्चन पूछती है कि भाई कितना पैसा चाहिए और कहाँ से पैसा आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच फाइनेंस रिक्वायर्ड, क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब कितना पैसा है, कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब मान लो आप एक माता रानी का भंडारा करवा रहे हो, 40-50 हज़ार में हो जाएगा। मान लो कि आप एक पूरा हाईवे बना रहे हो बहुत बड़ा, एक प्लांट बना रहे हो बहुत बड़ा, पहले तो प्लांट बनाने की करोड़ों रुपए की कॉस्ट आएगी, फिर उस प्लांट लगातार वो प्लांट रन करे, प्रोडक्शन हो, उसके लिए करोड़ों रुपए की अलग कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कितना पैसा ज़रूरी है। अब पैसे के बाद जब हम सोर्स की बात करते हैं बच्चों, तो सोर्स 2 टाइप होते हैं। ठीक है, और आपको पता है, पहला मैं बताऊंगा, दूसरा आप खुद बता दोगे। देखो, पहला जो सोर्स होता है वो होता है इंटरनल।
तो बताओ दूसरा। एक्सटर्नल। मैं कहाँ बता दोगे, देखा। अब बात करें अगर हम इंटरनल सोर्स की, तो इंटरनल सोर्स का मतलब जो कंपनी के अंदर से पैसे आ रहे हैं। और अंदर से पैसे कौन देता है? अंदर से पैसे देता है जो ओनर होता है, जो कंपनी का मालिक होता है। ठीक है। सो कंपनी के जो मालिक होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो इक्विटी शेयर कैपिटल, पहला सोर्स क्या हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा सोर्स हुआ रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस क्या होता है कि जब कंपनी के पास प्रॉफिट होता है, कौन सा प्रॉफिट? जो ओनर का ही है, तो ओनर उसमें से कुछ प्रॉफिट तो अपनी जेब में डाल लेते हैं और कुछ वापस कंपनी में डाल देते हैं। तो कंपनी में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अलग अलग रिजर्व्स में पैसा रखा जाता है। तो वो एक तरीके का क्या है कि हमने कंपनी के लिए पैसा रखा हुआ है, लेकिन बिलोंग किसको करता है? ओनर को। क्योंकि वही है कि जितना भी प्रॉफिट या रिजर्व कंपनी में किसके? सब मालिक के। बात करें अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? अच्छा, अभी इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ये इनमें डिफरेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होने के लिए तो क्या है? शेयर। जब आप छोटे बच्चे थे 11वीं 12वीं, वहां आपको पढ़ाया जाता था कि शेयर जो होते हैं वो ओनर के होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो आउटसाइडर का होता है। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर के अलावा होते हैं बच्चों डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है। सो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड, डिबेंचर के बारे में तो आपने सुना ही हुआ है, क्या होते हैं? एक तीनों के तीनों, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये तीनों एक कागज ही होते हैं। उसमें लिखा होता है XYZ इस पर्सन को इतने शेयर या डिबेंचर दिए जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं इतने इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, तो वहां लिखा जाता है कि 100 इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं एंड इतने शेयर से वो कंपनी का ओनर है। बदले में उसे क्या मिलेगा ये बात नहीं लिखी जाती। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स की बात करें तो इनका नाम ही होता है सर्टेन परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर, लाइक 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% डिबेंचर। तो साल भर में इन्हें 10% का इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर पे 10% का डिविडेंड मिलता है। दैट मीन्स इनको फॉर श्योर इनकम होगी होगी। वेयर एज अगर मैं बात करूं इक्विटी वालों की, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो मालिकों में बढ़ जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो वो भी मालिकों में बढ़ जाएगा। आपने लोन ले रखा है, कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी इंटरेस्ट देगी कि नहीं देगी? देना पड़ेगा भाई, बाहर वाले से पैसा दे रखा है। तो इन तीनों को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेट रिजल्ट, इनको पेमेंट मिलेगी मिलेगी। ठीक। तो और दूसरी चीज बच्चों, दूसरा डिफरेंस आता है हमारे पास, और डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक डेट सर्टिफिकेट होता है जिसे कंपनी उधार लेती है। तो कंपनी उधार लेती है किसके अगेंस्ट? डिबेंचर के अगेंस्ट। अगर डिबेंचर, कोई भी डिबेंचर 5 साल से ज्यादा का हो, अगर किसी डिबेंचर की एज 5 ईयर्स से ज्यादा हो, तो उसको हम बॉन्ड भी बोलते हैं। सो दैट मीन्स सारे के सारे बॉन्ड्स डिबेंचर ही होते हैं। दोनों के अगेंस्ट क्या मिलता है? कर्ज मिलता है या डेट मिलता है। ठीक। अब ये सिर्फ यही है हमारे पास जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यहीं से आप पैसा ला सकते हो। अब कितना लाना है इसके लिए कुछ बातें देखनी पड़ती है हमें। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब बच्चों ये सब कैपिटल के ही सोर्स हैं आपके पास। आप इनमें से किसी से भी पैसे ला सकते हो, लेकिन किससे लाओगे? तो उसके लिए आप उन सब की क्या देखोगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हमें सबसे सस्ता क्या पड़ता है। अब टेक्निकली बच्चों सबसे सस्ते पड़ते हैं हमें डिवेंचर्स या बॉन्ड्स। तो क्या हम सारे पैसे डिवेंचर से ही ले लें? नहीं, क्योंकि अगर सारे यहां से लोगे तो ओनरशिप कैसे क्रिएट होगी जब तक इक्विटी शेयर इशू नहीं होंगे? तो क्या हम सारा का सारा इक्विटी से ही ले लें? नहीं। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, एक प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। सो एक आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा आ गया हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद एक चीज होती है लीवरेजेस। लीवरेजेस क्या होता है जब हम टॉपिक करेंगे वहां बताऊंगा। नॉर्मली हमारी जब अलग अलग परफॉर्मेंसेस होती हैं कि कितना पैसा लगाया और कैसी परफॉर्मेंस करी, तो उसको हम बोलते हैं लीवरेजेस। अल्टीमेटली ये सारे के सारे कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला डिसीजन हमारा कंप्लीट हुआ। हमने देख लिया कि कितना पैसा चाहिए था, यहाँ से मंगा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखी, वहाँ से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया कि 50% यहाँ से लूँगा,
20% यहाँ से, 30% यहाँ से, ठीक है। ये बन गया मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर मैंने शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे और मेरे पास पैसा आ गया। अब सोचो मेरे पास इस टेबल पे पैसा ही पैसा रखा हुआ है, ढेर सारा पैसा। अब क्या पैसा होने से काम अपने आप शुरू हो जाएगा? नहीं। सो कंपनी के पास पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है। सो जब एक बार कंपनी के पास पैसा आ जाता है तो कंपनी क्या करती है? इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेती है। इन्वेस्टिंग मतलब जो पैसा पड़ा है उस पैसे को कहीं लगाना। एंड आपको याद रखना है बच्चों, पैसा ना हमेशा किस पे लगाया जाता है? एसेट्स पे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने माँ बाप के लिए एसेट्स हो, ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई पे पैसा लगा रहे हैं। और उसके बाद कौन सा बच्चा कितना बड़ा एसेट है ये उसकी सैलरी पे डिपेंड नहीं करता, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितने रुपए लगाए थे और बदले में वो कितने कमा के दे रहा है। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो रेगुलर मतलब प्राइवेट स्कूल से पढ़े, लाखों रुपए की फीस दी, फिर ग्रेजुएशन करी बड़ी यूनिवर्सिटी से, लाखों रुपए की फीस दी, फिर MBA करा और बड़ी यूनिवर्सिटी से, वहाँ भी लाखों रुपए की फीस दी, और फिर कॉल सेंटर में 18,000 की जॉब कर रहा है, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं। और ऐसे भी होते हैं बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और फिर IAS बन जाते हैं। तो IAS बनने में पैसा ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो रॉब, रुतबा, पावर ये सब है, तो ये सब मतलब एसेट आपके लिए कोई भी सबसे बड़ा एसेट हो सकता है। वो क्या हो सकते हैं? बच्चे, आपके पेरेंट्स के, जिसके भी हो, या फिर दोस्त लोग भी एसेट होते हैं, ठीक है। सो पैसा हमारे पास सबसे बड़ा एसेट होता है, लेकिन पैसों से बड़े एसेट क्या होते हैं? बच्चे, याद रखो, ठीक है। तो कभी भी तुम्हारा मन करे यार इन्वेस्टमेंट करनी है, एसेट चाहिए मुझे, किस एसेट पे लगाऊं? कोई भी पूछे तुमसे बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो बोलना कि सबसे जो सही इन्वेस्टमेंट है वो है बच्चों पे पैसे लगाओ। अब कोई बोलेगा कि बच्चे नहीं है, तो बोलो हम बच्चे नहीं दिखते आपको, किसी और के बच्चे पे लगा दो, क्या जा रहा है, ठीक है। एंड बच्चों आपको पता है एक हमारा ही देश ऐसा है जहाँ पे बच्चे एसेट होते हैं। नॉर्मली दूसरे देशों में बच्चे बच्चे ही होते हैं, हमारे देश में एसेट होते हैं कि उसे बचपन से बताया जाता है कि बेटा पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी लगेगी, और अच्छी नौकरी लगेगी तो कमा के लाएगा। तो बचपन से ही मेंटालिटी क्या होती है? एक नौकरी देने की। खैर हम कहीं दूर चले गए, वापस आते हैं। अब एसेट्स की बात करें तो बच्चों दो टाइप के एसेट होते हैं, आपको पता ही है। एक होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट और एक होते हैं करंट एसेट। करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स पे जब पैसा लगाया जाता है बच्चों, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे पैसे लगाने की प्रक्रिया को या उस डिसीजंस को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, और यही आपके पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा, सबसे टफ टॉपिक या चैप्टर आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि करंट एसेट पे पैसे अगर लगाए जाएं, तो ये डिपेंड करता है हम किस करंट एसेट पे पैसे लगा रहे हैं। जैसे अगर मैं कैश पे पैसे लगाऊं तो उसे कैश मैनेजमेंट कहते हैं। अब सर कैश पे कैसे पैसे लगाए जा सकते हैं? तो कैश मैनेजमेंट एक चीज़ होती है जिसमें हम देखते हैं कि भाई महीने भर काम चलाने के लिए अपने पास कितना कैश होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम खर्चे ज़्यादा कर देते हैं तो कैश नहीं होता, तो अब कहाँ से लाओगे? उधारी मांगोगे? क्या उधारी फ्री में मिलेगी? कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कैश मैनेजमेंट में करते हैं। कितना कैश बजट बनाया हुआ है ना कॉस्टिंग में, सेम वही कैश बजट हमारा कैश मैनेजमेंट होता है। उसके बाद आपने इन्वेंट्री पढ़ा होगा या स्टॉक पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड आता है हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट। EOQ पढ़ा है आपने, इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी, सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट आपने डेटर्स सुना होगा, डेटर्स से रिलेटेड आते हैं हमारे पास रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। और उसके बाद लास्ट आता है अपने पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? इट इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। जब करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आता है। अब सवाल ये कि सर उसे वर्किंग कैपिटल क्यों बोलते हैं? तो वर्किंग कैपिटल इसलिए, कैपिटल वो कैपिटल मतलब वो पैसा जो वर्किंग मतलब कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका मतलब काम चलता रहे रुके ना, इसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। और वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? करंट एसेट। करंट एसेट बोले तो स्टॉक हो गया सबसे बड़ा, और काम चलाने के लिए लगातार प्रोडक्शन होता रहे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? स्टॉक। ठीक है, स्टॉक आता रहे, मशीन में रिपेयर्स होते रहे ताकि हमेशा अपना प्रोडक्शन चलता रहे। ठीक है,
तो ये सारे के सारे ब्लू पेन से मैंने जितने भी लिखे हैं ये सब आपके चैप्टर्स हैं आगे जब आप पढ़ो। ठीक, यहाँ इन्वेस्टिंग डिसीजन पूरे हो गए हमारे पास। तो आपने सबसे पहले पैसा लेके आए, पैसा लाने के बाद आपने मशीन भी खरीदी और आपने सामान भी खरीदा, इन्वेंट्री भी खरीदी, आपने पैसा लगाया, प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से सेल होगी। तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहला प्रोडक्शन, उससे होगी सेल, सेल के बाद आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है बच्चों हमारे पास, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्चुअल में अब ऐसा नहीं बनता, एक स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनती है। अच्छा, ऐसा बनता ही नहीं है तो मैं आपको नहीं लिखवाता, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। हम इतना ही लिखते हैं, हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, पी एंड एल से अपने पास क्या आ गया, प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट से हम माइनस कर देते हैं सारे के सारे आउटसाइडर्स पेमेंट। अब आउटसाइडर्स पेमेंट में आउटसाइडर कौन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये तीनों। अब इसमें से बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर इंटरेस्ट या बॉन्ड का इंटरेस्ट, ये पहले ही माइनस हो गया जब मैंने क्या बनाया, पी एंड एल। आपको पता है ना पी एंड एल में इंटरेस्ट आता है डेबिट साइड पे, तो इंटरेस्ट पहले ही चला जाता है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं जाता, प्रेफरेंस डिविडेंड बाद में देना होता है। तो इवन हम कहते हैं प्रॉफिट है, तो क्या ये पूरा प्रॉफिट कंपनी का है, नहीं, ये बाहर वालों का भी है। और वो बाहर वाले कौन है, वो बाहर वाले कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, ठीक। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पैसे दे दिए, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचा उसको हम प्रॉफिट बोलने की जगह फाइनेंस में अर्निंग वर्ड बोलेंगे। इवन इसे भी मैं प्रॉफिट की जगह अर्निंग्स बोल सकता हूं, ठीक है। प्रॉफिट वर्ड ना अब रिप्लेस हो जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अर्निंग्स से। सो इसको हम बोलते हैं बच्चों अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब वो अर्निंग जो टोटली किसकी होगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। अब इस अर्निंग के साथ कंपनी दो ही चीजें कर सकती है। क्या दो चीजें कर सकती हैं इसके साथ, या तो कंपनी इन अर्निंग को बांट देगी तो उसको हम बोलेंगे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स। ठीक, किसको बांटेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को, या फिर बांटने की जगह वो दोबारा से उसको कंपनी में री इन्वेस्ट कर लेगी, उसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स, ठीक है। अब वो अर्निंग्स बच्चों जो हमने बांट दी है उसको ही हम बोलते हैं डिविडेंड। एंड याद रखना कौन सा डिविडेंड है, इक्विटी डिविडेंड, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अर्निंग का हिस्सा दिया जा रहा है कि भाई कैश में है, घर ले जाओ अपने। और वही जो अर्निंग्स हम नहीं बांटते उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग मतलब कि आपने बिजनेस में उस अर्निंग को रख लिया है और रखने के बाद आप उसे डिफरेंट रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हो, और वही जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो आपने यहां पढ़ लिया। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में किसका पैसा है, इक्विटी वालों का ही तो पैसा है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ठीक है। सो यहां पे अपने को जो चैप्टर करना है डिविडेंड से रिलेटेड वो है डिविडेंड पॉलिसीज, कि कितना डिविडेंड देना है, कैसे देना है, एटसेट्रा। तो ये तो हो गई बच्चों कहानी हमारे पास तीनों टाइप के डिसीजन की। तो पहले में आपने देखा क्या डिसीजन था, मतलब पर्पस क्या था डिसीजन का, पर्पस था कि कितना पैसा चाहिए, कहाँ से लाना है, ये सब चीज़ें उसके लिए देखनी पड़ती है। नेक्स्ट आया कि पैसा लगाना कहाँ है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है या देखनी है। एंड थर्ड आता है कि जो उससे फ़ायदा या अर्निंग हुई है उस अर्निंग का क्या करना है, तो या तो हम बांट ही सकते हैं या फिर उसको रिटेन कर सकते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इतना करने के बाद जब हमने सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया, पैसा भी बांट दिया, रिजर्व्स में भी पैसा डाल दिया, अब कंपनी से शेयर होल्डर पूछते हैं कि भाई तुमने पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दिया, अब थोड़ा हमें भी दिखाओ कि हमें समझ आए। तो कंपनी क्या करती है, सारा का सारा जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डाटा है वो दे देती है। अब क्या वो समझ आएगा उन्हें, नहीं आएगा। तो इसीलिए जितना भी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग का मतलब समझते हो ना, रिपोर्ट बनाना या फिर जो भी काम किया उसका कंक्लूजन देना। तो उसके कंक्लूजन के लिए सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सुना होगा आपने, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन
में कितना कैश आया गया ये सबको पता चल जाएगा जिसके पास भी स्टेटमेंट होगी। दूसरी बनाई जाती है बच्चों फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, और तीसरा बनाया जाता है रेशियो एनालिसिस। सो इन तीनों से कंपनी में कितना फंड आया, फाइनेंस आया, कैश आया, पैसा आया, कितना गया, और रेशियो एनालिसिस से कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, जैसे करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये सब होता है, तो इससे परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात। तो ये हो गया हमारे पास सारा का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। सो आपके पास अगर मैं नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं तो दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये 12 चैप्टर्स हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। इन 12 में से सिर्फ 2 या 3 ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक क्लास से ज़्यादा लंबे होंगे, बाकी सारे के सारे टॉपिक एक ही क्लास के हैं। ठीक है, अब इसको पॉज कर दो और इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपको पता होने चाहिए। इन्हीं में से कोई सा एक नंबर का आपके एग्जाम में गिरेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, कुछ समय पहले तक, आज से अराउंड 10-20 साल पहले तक, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नया था, उससे पहले सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जिस कॉन्सेप्ट पे काम करती थी वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब आप समझते ही हो प्रॉफिट मैक्सिमाइज का क्या करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब हुआ इसका, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो जो बड़े बड़े महारथी थे, उन महारथियों ने बोला कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना एक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से ना आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और बहुत अच्छी केस स्टडी है ये, कि जो लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करते थे कि आज 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कल 12 का, फिर आगे, फिर वो उस प्रॉफिट को ना यूज़ कर लेते थे, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, कुछ ले लिया, कुछ ले लिया। अब देखो प्रॉफिट उनका अच्छा खासा है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा तब तक है जब तक बिजनेस रनिंग में है। मान लो लॉकडाउन हो गया 3 महीने का, जैसे 4-5 महीने का लास्ट ईयर हुआ था, तो कितने सारे लोगों के बिजनेस थे वो डाउन चले गए थे, और कितने सारे लोग रोड पे आ गए थे। तो रोड पे आने वाले लोग मोस्टली वही थे जिन्होंने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे काम ही नहीं किया। उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया और उसको उड़ा दिया एक एसेट खरीदने में। जैसे हम कहते हैं ना कि कार एक एसेट है, कार एक एसेट है, मानते हो आप, लेकिन एसेट हमेशा वो चीज़ होती है जो आपको कुछ कमा के देती है। कार कमाने की जगह आपका पैसा उड़वाती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कभी भी पैसा आता है और कार खरीद रहे हो तो उसको रेंट पे लगा दो, वरना बेहतर है प्रॉपर्टी खरीदो और उसको रेंट पे लगाओ, ताकि एक पैसिव इनकम आपके पास आती रहे। आप कुछ नहीं कर रहे, रेंट आता रहेगा। इसी टाइप की इनकम होनी चाहिए। जैसे ये लोग हैं, उनको करोड़ों रुपए की ऐसी संपत्ति है, आता रहता है, रेंट आता रहता है, तो ऐसी संपत्ति होनी चाहिए सबके पास है। चलो, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसा कॉन्सेप्ट है बच्चों, नैरो, मतलब आज है कल ना हो किसको पता। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहता है कि जब प्रॉफिट हो रहा होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन में, कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा तो बांट देती है और बाकी हिस्सा दोबारा से कंपनी में लगा देती है। तो आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उस पर अच्छा रिटर्न मिलता है आपको, तो रिटर्न को वापस निकालने की जगह आप उसे वहीं इन्वेस्ट कर दो। तो सिंपल सी बात है, जैसे एक एफडी है 100 रुपये की, उस पर 10 रुपये का इंटरेस्ट हुआ, अब आप या तो 10 रुपये का इंटरेस्ट निकाल लो या फिर वहीं रहने दो। पिछले साल 100 रुपये की एफडी थी, अब 10 रुपये का इंटरेस्ट भी हो गया, अब कितने की हो गई, 110 की। दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल क्या बन गया, 110। इसी तरीके से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता रहता है। और जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, मार्केट में जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आपको पता है, अपना 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते रहो, कितना भी इन्वेस्ट कर लो 1,000 रुपये, आप कभी करोड़पति या करोड़पत्नी नहीं बन सकते। ठीक है, लेकिन एक तरीका है म्यूचुअल फंड। आप जिस एज में हो, अभी 18 से 20 की आपकी जो एज है, यहाँ पे आप सिर्फ 1,000 रुपये किसी भी म्यूचुअल फंड में डालो, किसी अच्छे, वो मैं बता दूंगा कौन सा है, आज से हर महीने डालो, अराउंड आज से 20-25 साल बाद वो 1 करोड़ जितना हो जाएगा।
और इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे आप इतने पैसे बना सकते हो। ऑफकोर्स शेयर मार्केट में किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीद दो, उसकी भी प्राइसिंग ज़्यादा हो जाएगी, पर फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, अप एंड डाउन दोनों हो सकता है, तो वो थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप वही पैसा एफडी में डालते हो हर महीने 1000, वो कभी भी 50 लाख नहीं पहुंचेगा, ठीक है। वेयर एज अगर आप नॉर्मली काउंट करो, अगर मैंने कहा 20 साल, 1000 रुपये एक साल में 12,000 हो गए, 20 साल में कितना होता है? 2,40,000 रुपये, ठीक है। सो 2,40,000 रुपये कितना ही होता है, बहुत कम होता है। शायद मैंने कुछ कैलकुलेट गलत कर दी, या 24 लाख होता है। तो 24 से 1 करोड़ बढ़ना और कहीं इतना पॉसिबल नहीं है जितना म्यूचुअल फंड्स में है। सो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट ही है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, कि आप पैसा डालोगे, उस पर इंटरेस्ट आएगा, वो दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाएगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जाएगी। और जब लॉकडाउन का समय आया, जिन लोगों ने इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करी थी, क्योंकि दूसरा आपका अर्निंग तो हो नहीं रही थी, तो वहाँ से उन्होंने अपना काम चलाया। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही वही चीज़ है जिस पे लोगों को काम करना चाहिए, कि प्रॉफिट को निकाल के उसको उड़ाने की जगह अगर आप उसे सेव करके रखते हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। सो ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और ऑलमोस्ट आज के टाइम पे सारी की सारी दुनिया, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे ही काम करती हैं। वो बताती है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और उसके बाद इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात, क्योंकि आप सब कॉमर्स स्टूडेंट हो, ये पता होगा कि इक्विटी वाले कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के लिए आउटसाइडर्स होते हैं। तो पहला पॉइंट जो आया इनका, इक्विटी शेयर वाले ओनर हो गए, ये आउटसाइडर्स हो गए, और ये भी आउटसाइडर्स हो गए। अच्छा, डू मतलब छोड़ो, मैं आउटसाइडर ही लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ओनर है तो मालिक है, और मालिक है तो डिसीजन मेकिंग होगी इसकी। तो मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ये करेगा। क्या प्रेफरेंस वाले भी ये कर सकते हैं? नहीं। क्या डिबेंचर होल्डर्स भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बदले में क्या मिलता है इनको? बदले में जो मिलता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं इक्विटी डिविडेंड। इसको बदले में जो मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको बदले में मिलता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। अब इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो जाए, सो पहले मैं लिख देता हूं इन केस ऑफ लॉस, अगर कंपनी को लॉस हो जाए तो क्या आप इंटरेस्ट दोगे? यस, देना पड़ेगा भाई, बाहर वालों से उधार लिया है, आउटसाइडर्स हैं, देना पड़ेगा, बाहर वालों से लिया है। लेकिन अपने घर वाले, मतलब जो इक्विटी वाले हैं, इक्विटी वाले पैसा तभी बांटेंगे, अभी हमने देखा था, अर्निंग्स होगी, प्रॉफिट होगा, तभी तो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर अर्निंग है ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? तो अगर लॉस हुआ तो वो लॉस भी कौन झेलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो यहाँ पे बच्चों ये जो दोनों है ना, पैसा इन्वेस्ट करने के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो होते हैं, ये सबसे कम रिस्की होते हैं। कम रिस्की क्यों? अगर आपने डिबेंचर्स पे पैसा डाल दिया, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। वेयर एज मिल जाएगा, बट परसेंटेज क्या होगी उसकी? 10%, 12%, मैक्स टू मैक्स 18 या 20% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता। वहीं अगर आप इक्विटी शेयर में पैसे डालते हो तो कंपनी को अगर लॉस होगा तो आपको लॉस होगा, इवन पैसा कमाने की जगह पैसा आपको लूज करना पड़ेगा। वेयर एज अगर कंपनी को प्रॉफिट हो जाए तो आपके हिस्से में भी करोड़ों रुपए आएंगे। सो यहाँ पे हाई रिस्क है। हाई रिस्क क्यों है? लॉस होगा तो लॉस भी लेना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे भी इस दुनिया में हाई रिस्क होता है ना, वहाँ हाई रिवॉर्ड अपने आप आ जाती है, कि जितना रिस्क होगा उतना रिवॉर्ड भी होगा। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं बिटवीन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है अपने पास? नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट है हमारे पास डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, मान लो बच्चों मैं भारत में हूँ,
अच्छा मान के लो मैं तो हूँ भारत में, ठीक है, भारत में हूँ, आई एम इन इंडिया, आई एम एन इंडियन कंपनी। तो मैं इंडियन कंपनी हूँ, मेरे को लोगों से पैसे चाहिए और मैं इक्विटी शेयर इशू करना चाहता हूँ, तो मैं इक्विटी शेयर इशू करता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इशू किया, क्या इशू किया? शेयर। आप उसे क्या बोलोगे? शेयर, सब शेयर बोलेंगे। लेकिन मैं बीइंग एन इंडियन, अब देखो बच्चों मेरी ड्राइंग, मान लो कि ये इंडिया है, मतलब इंडिया ऐसे ही है, जो मैप आप देखते हो ना वो फेक है, ये असली है, ठीक है। सो बैड, ठीक है। मान लो बच्चों ये मेरी कंपनी है, इसने अगर इंडिया में कुछ भी इशू किया तो इंडिया में हम उसे क्या बोलते हैं? शेयर। बोलो ये क्या है? पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान, अमेरिका है वो, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या है? सर ये तो समझ ही नहीं आया। पक्का अफगानिस्तान। नहीं तुम कला नहीं समझती, ये ऑस्ट्रेलिया है। पुअर फेलोज। चलो ठीक है। ये शेयर है बच्चों। अब मेरी कंपनी चाहती है कि मैं अपने शेयर अमेरिका में इशू करूं, ठीक है। अगर अमेरिका में मुझे इशू करने हैं तो एक फ़ायदा होता है कि वहाँ पे लोगों के पास डॉलर होते हैं तो पैसा ज़्यादा होता है। लेकिन मैं जब यहाँ शेयर इशू करता हूँ, मैं कहता हूँ 100 रुपये का शेयर एक, वहाँ जाके मैं बोल सकता हूँ 100 रुपये का एक शेयर, क्योंकि वहाँ किसी के पास रुपये ही नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, यही यूएसए का अंदर ही एक बैंक होता है, मैं या मेरी कंपनी इस बैंक से कहती है कि भाई ये लो 10,000 शेयर। हम अपनी कंपनी में एक शेयर के अगेंस्ट 100 रुपये वसूलते थे, तो 10,000 की वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए। तो मुझे 10 लाख या उससे ज़्यादा इनको इशू करके दे दो। तो वो कहते हैं कि भाई 10 लाख लेना है, और एक जो डॉलर है, एक डॉलर की वैल्यू मान लेते हैं 70 रुपये है, तो वो 10,000 को 10 लाख को 70 से डिवाइड करता है। मान लेते हैं कि 5,000 शेयर्स आ गया, बट वहाँ उसे 5,000 शेयर्स ना बोल के हम क्या बोलेंगे? 5,000 डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है। सो जब एक कंपनी जिस देश में है उसके अलावा किसी और देश में अपने शेयर इशू करेगी, तो वहां उसे शेयर्स ना बोल के क्या बोला जाता है? डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अगर इंडियन कंपनी अमेरिकन मार्केट में जाके करेगी तो बोलते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में चली गई या फिर यूरोपियन कंट्रीज में चली गई तो उसको बोलते हैं जीडीआर। जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। सो डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्लियर है? जब मेरी कंपनी के शेयर किसी दूसरे देश में इशू किए जा रहे हैं तो वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो जाते हैं। अगर वो कंट्री अमेरिका है, आपको पता है कि अमेरिका सबसे बड़ी कंट्री है और डॉलर जो है वो पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है। सो अमेरिका में अगर आप कर रहे हो इशू तो वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गया, ऑस्ट्रेलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी, ग्लोबल मतलब पूरा ग्लोब आ गया। अब सिमिलरली बच्चों एक लंदन की कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, इसका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर, ठीक है। आप देखना गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। ये एक ऐसी कंपनी है जो है तो लंदन की, लेकिन इसने अपने शेयर इंडिया में इशू किए हुए हैं। तो जब स्टैंडर्ड चार्टर ने इंडिया में आके बोला कि मैं अपने शेयर इशू कर रहा हूं या कर रही हूं, तो ये एक्चुअल में अपने शेयर इशू नहीं कर रहा, ये यहां की पब्लिक को क्या देगा? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, क्योंकि इंडिया में आ गया। अब शेयर्स तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गए, इंडिया में तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्लियर है? ठीक है। तो याद रखना डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड और वर्किंग इन अनदर कंट्री, ठीक है। चलो खत्म हो गया डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल क्या होता है बच्चों? कुछ लोग होते हैं जिनके पास बिजनेस आइडिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास 2-3 ऐसे बिजनेस आइडिया है जिसमें मैं करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता हूँ, पर मेरे पास ना कोई ऐसा फंड्स नहीं है कि मैं उस, क्योंकि आपको पता है करोड़ों रुपए लगा कमाने हैं ना तो लाखों लगाने भी पड़ेंगे, अरबों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने भी पड़ेंगे, तो इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है बच्चों? कुछ हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, एंड जितना रिस्क होगा उतना ही क्या होगा? हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड आइडियाज होते हैं, और इन आइडियाज को अगर कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल।
ठीक है। सो वेंचर कैपिटल एक ऐसा बिजनेस है जहां एक व्यक्ति के पास आइडिया है जो कि बहुत सारा पैसा कमा सकता है, और दूसरे के पास पैसा है लगाने के लिए। ये दोनों मिलके मालिक बन जाते हैं कि भाई आधा तू रखियो आधा मैं रखूंगा, और मिलके काम करेंगे। ठीक है। ऐसा एक शो आ रहा है जो कि आई थिंक सोनी टीवी में आ रहा है, शार्क टैंक सोनी टीवी पे। वट एवर, थिंक टैंक या शार्क टैंक ऐसा कुछ है, शार्क टैंक। वट एवर, वो ही वेंचर कैपिटल है। ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकली आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ देखना बच्चों उनके क्या बिजनेस आइडियाज़ हैं, फिर सामने वाला कितने रुपए में परचेज करता है, कहता है कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा और इतनी रिटर्न्स में चाहता हूँ आपके बिजनेस से। ठीक है। अभी आपको इसका छोटा सा एक केस स्टडी देता हूँ। आपको पता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने लग गए हैं। ये भी इंग्लैंड का या लंदन का ही केस है। एक कंपनी खुली, उसने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। उसने ना एक साथ, उसके पास आइडिया ये था कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर पॉइंट्स बनाएंगे। आज जैसे पेट्रोल पंप आपको सीएनजी पंप बहुत सारे दिख जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट मेरे ख्याल से आपने देखा भी नहीं होगा अभी, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक जगह है, बहुत रेयर है। तो उसने लंदन में कहा कि भाई फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो चलो बनाते हैं। उनका आइडिया ये था, उसको एक इन्वेस्टर मिला, इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए। करोड़ों रुपए लगाने के बाद जब से कंपनी शुरू हुई ऑलमोस्ट एक साल तक, एक साल एंड होने को आया था, ये भारी लॉस में चले गए। क्यों? क्योंकि कोई आया ही नहीं चार्जिंग पॉइंट में। फिर इन्होंने थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करी और लोगों को पता चला कि हमारे घर के इतने पास चार्जिंग पॉइंट्स भी है। और फिर वही अगले साल उस कंपनी ने इन टर्म्स ऑफ रिटर्न जो होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके टर्म्स में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली कंपनी बनी। ठीक है। वही लंदन की कंपनी। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की, हमारे इंडिया में तो अभी भी जैसे पेट्रोल या डीजल का यूज़ हो रहा है, विदेशों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे यूज़ होने शुरू हो गए हैं। अगले 4 से 5 साल में इंडिया में भी बहुत हाई लेवल पे शुरू हो जाएंगे। अभी यहाँ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इंडिया ना एक चीप कंट्री है। चीप इन टर्म्स हम बोल सकते हैं, आप बाहर जाते हो, आप विदेशी मूवी देखो, वहाँ मारुति की गाड़ी उड़ती है। मारुति की गाड़ी देखी है विदेशी किसी भी मूवी में आपने? वहाँ 4-5 ब्रांड होते हैं, लाइक फरारी हो गया या फिर BMW हो गया या फिर मर्सिडीज, वही टॉप ब्रांड्स हैं जो महंगे महंगे वो करते हैं। और इंडिया में आपको ऑन रोड कितनी ही महंगी गाड़ी देखने को मिलती होगी, एक मारुति, टाटा, यही देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम है, तो वो सस्ती गाड़ियाँ खरीदते हैं। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनता है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी होती है वो बनती है लिथियम से। और लिथियम अर्थ पे मिलने वाला एक ऐसा एलिमेंट या कंपोनेंट है जो बहुत रेयर है। रेयर होने की वजह से क्या हो जाएगा? महंगा। और महंगे होने की वजह से जिस चीज़ में डलेगा वो चीज़ क्या हो जाएगी? महंगी। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप सस्ते से सस्ता भी लेने जाओगे तो सीधा 10 लाख का होता है। वहीं एक उतनी ही आप गाड़ी ले लोगे तो वो आपको 3 से 4 लाख 5 लाख की आराम से पड़ जाती है। तो इसीलिए फिलहाल 4-5 साल में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडिया में उतना ग्रो नहीं करेगा। बट जिस दिन लिथियम का हमें कोई सब्सटीट्यूट मिल गया ना, उस दिन फिर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही चला करेंगे। खैर वो रिसर्चर्स ढूंढेंगे। तो आपको क्लियर है वेंचर कैपिटल क्या है? तो वेंचर कैपिटल जहाँ किसी के पास बिजनेस आइडिया होगा और कोई और पैसा लगाएगा, उस बिजनेस के दोनों ही मालिक बनेंगे और दोनों ही उस पर कमाएंगे। ठीक। हाँ, वो भी एकदम वेंचर कैपिटल का आइडिया है। नेक्स्ट आता है बच्चों फैक्टर एंड फैक्टरिंग। फैक्टर एंड फैक्टरिंग, मैं बच्चों तुम पे कसम चढ़ा रहा हूँ अब, ठीक है, कि जब भी तुम फैक्टर फैक्टरिंग पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में आएंगे वसूली भाई। देखें वसूली भाई? हाँ, हफ्ता वसूली। वसूली भाई का नॉर्मल काम है वसूल करना, पैसे वसूल करना। लेकिन यहाँ पे हफ्ता वसूली नहीं है, वो डेट रिकवरी एजेंट टाइप है, डेट रिकवरी एजेंट। तो अभी जब आपको कॉर्पोरेट अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा वहाँ मैं बताऊंगा आपको कि जब भी शेयर इशू करते हैं, आज तक आपने यही सुना है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है, और कंपनी से शेयर किसने लिए? पब्लिक ने। लेकिन प्रैक्टिकली कभी ऐसा होता ही नहीं है कि कंपनी से पब्लिक शेयर लेती है। हमेशा कंपनी से पहले एक अंडरराइटर के पास शेयर जाते हैं। अंडरराइटर कौन है? उनका जो भी शेयर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट हो गया, कि मैं शेयर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो पहले अंडरराइटर के पास जाते हैं और फिर किसके पास जाते हैं? पब्लिक के पास। तो अंडरराइटर बीच में एक एजेंट हो गया। इस एजेंट का क्या काम है? कंपनी के लिए शेयर पब्लिक को देना। ठीक। ऐसे ही एक बंदा होता है, मैंने सेल करी, मान लो मेरी कंपनी ने लाखों अरबों रुपए की सेल कर दी। अब बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि क्रेडिट पे सेल होती है तो सब टाइम पे पैसे देते नहीं हैं, तो पैसे नहीं देते, तो मैंने एक डिपार्टमेंट बना दिया और उनसे बोला कि भाई तुम डेट कलेक्ट करो।
अब डिपार्टमेंट बनाया तो 4-5 लोग होंगे, उनकी सैलरी देनी पड़ती होगी मुझे, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि बैड डेट होगा तो मैं वहाँ पैसे वो नहीं कर सकता। अब मैं इन लोगों को वहाँ भेज भी नहीं सकता कि जाओ बिल्कुल जैसे एकदम मुन्ना भाई की तरह जाओ, ये रोकड़ा कहाँ है, इस टाइप से बोलो, ठीक है। सो ये लोग क्या करते हैं ना, एक बाहर से किसी एजेंट को पकड़ते हैं, वो एजेंट का काम ही होता है कि वो डेट रिकवरी करता है, और उस एजेंट को क्या बोलते हैं बच्चों हम? फैक्टर। तो फैक्टर क्या हो गया? डेट रिकवरी एजेंट। डेट रिकवरी एजेंट, आसान आसान शब्दों में बोला जाए तो वसूली भाई, ठीक है। सो अब मैं अगर कंपनी हूँ बच्चों, तो मैंने कहा कि भाई मेरा तो बिजनेस चल रहा है, अब या तो मैं अपने बिजनेस को देख लूँ या फिर रोज कॉल करके पूछूं कि भाई पैसे कब दे रहे हो, कहाँ हो, क्यों नहीं दे रहे हो, और किसी ने नंबर ब्लॉक कर दिया तो उससे कैसे निकलवाने हैं, एटसेट्रा। तो मैंने अनस से कहा कि भाई तुम मेरा कलेक्ट कर लो, और जितना भी कलेक्शन है, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरी 1 करोड़ की कलेक्शन है, तो इसका 5% 7% तुम रख लो। तो ये 4-5 लाख में इसे बैठे बैठे काम मिल गया। अब इसको पैसे निकलवाने आते हैं प्यार से नहीं मानेगा तो डरा धमका के, मतलब ऐसे नहीं कि ये देख लेगा मैं तेरे को, मतलब सिंपली कि सर वी कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू लीगली। आपको पता है पहले ना ये वसूली भाई टाइप बहुत आ गए थे, बैंक्स ना इनको हायर करने लग गए थे क्योंकि बैंक का वो नहीं आता था। फिर सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल ऑर्डर निकालना पड़ा कि भाई आप एक फॉर्मल दुनिया में एक मतलब सिविलाइज्ड सोसाइटी को सर्व कर रहे हो, एक बैंक हो आप, और बैंक हो के आप ऐसे लोगों को भेज जो कुर्ता पजामा गोल्ड की जिन्हें बिल्कुल ऐसे मुन्ना भाई की तरह है, ये आके रोकड़ा का नहीं, ये गुप्के गाना रोकड़ा बाहर आएगा, ठीक है। सो जब कोर्ट का ऐसा डिसीजन आया उसके बाद ही बैंक्स ने ऐसा कहा कि बैंक्स सिंपली बोलते हैं कि भाई ये हमारा लॉयर है, ये आपको बताएगा कि आपके अगेंस्ट क्या क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है बैंक लोन देता है तो कुछ गिरवी रखवाता है, बैंक के पास पूरी की पूरी पावर है, उस अगर पैसे नहीं मिल रहे उस गिरवी चीज़ को बेच दे, ठीक है ना, बैंक के पास तो पावर होती है। सो बैंक को ऐसा करना भी नहीं चाहिए, बट कभी कभी बैंक कुछ लोन दे देता है जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो वहाँ बैंक को ये सब काम करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो सब बंद करा दिया। खैर वो सब जो भी हो, फैक्टर हो गया डेट रिकवरी एजेंट। तो डेट रिकवरी एजेंट को कुछ जैसे हमारा नॉर्मल एक सेल्स एजेंट होता है ना, ये वहाँ आपने पढ़ा हुआ है कंसाइनमेंट में कि मैं आपका सेल करूँगा, तो सिर्फ सेल करेगा वो जो कंसाइनी होता है। सिमिलरली जो अंडर राइटर है वो सिर्फ शेयर सेल करेगा, जो फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका डेट कलेक्ट करेगा, बदले में इसे भी कमीशन मिल गई, इसे भी काम मिल गया, और उसका काम ही है, उसकी स्पेशलिटी है लोगों से पैसा निकालना, ठीक है। ओके चलो, फैक्टर एंड फैक्टरिंग भी हो गया। क्या हुआ था? नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट। तो जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डीपली पढ़ोगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, और फाइनेंशियल मार्केट में 2 टाइप की मार्केट हमें पढ़नी होती है। एक होता है मनी मार्केट जो आपके सिलेबस में नहीं है, और दूसरी है कैपिटल मार्केट, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इतना जान लो कि कैपिटल मार्केट में शेयर्स डिवेंचर्स जहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो होता है। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए जैसे कमर्शियल पेपर्स होते हैं, करंट डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे जहाँ पे ना आपको कम टाइम के लिए उधारी मिल जाए, तो वो मनी मार्केट होते हैं, और बहुत बार उसमें बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। कैपिटल मार्केट में क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और ये जो फाइनेंशियल मार्केट होती है ये करती क्या है? फाइनेंशियल मार्केट का मेन काम होता है मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब ये हुआ हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, पॉपुलेशन, पैसा है उन सब के पास, पर ये सारे पैसे, उसके पास 10 रुपये है, मेरे पास 12 रुपये हैं, उसके पास 1.5 करोड़ है, उसके पास 30 लाख रुपए हैं, मान लेते हैं जितने भी हमारे पास पैसे हैं, हम इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम सीधा कंपनी के पास तो जा नहीं सकते, सीधा चले गए, मुकेश अंबानी जी बात कर रहे हैं क्या, साहब 12 रुपये थे मेरे पास, इन्वेस्ट करना चाहता था, तो मौका देंगे? तो मुकेश अंबानी जिसकी पर सेकंड की इनकम अराउंड 7 लाख है, पर सेकंड 7 लाख है, मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा की उसकी इनकम है, आपके 12 रुपये के लिए आपको लगता है कि उसका जो नौकर होगा वो भी आपका फ़ोन उठाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये मार्केट्स क्रिएट की गई हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट या लॉन्ग टर्म मार्केट। आप क्या करते हो कि इनके थ्रू पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो इन मार्केट का काम है पैसे इकट्ठे करना
और उसको दे देना जो पैसा लगा के पैसा कमाता है, और वो सब कौन होते हैं? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज हैं उनका ये सब काम होता है, ठीक है। सो मनी मार्केट आपकी बुक में कुछ आइटम्स दे रखे हैं, कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, उनको एक बार पढ़ लेना। मनी मार्केट का जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये हमें जब कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ेंगे, वहाँ बैंकिंग कंपनी पढ़ेंगे, वहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो बहुत डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आई थिंक जितनी भी चीज़ें थी मनी मार्केट के ऊपर वो मैंने सारे टेक्निकल टर्म्स आपको समझा दिए। तो यहीं तक हमारा फर्स्ट चैप्टर था। अब इसके बाद हम सेकंड चैप्टर जो करेंगे वहाँ से हमारे प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसको बंद कर दो। बंद। यप।